हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। देखिए, हम लोग पिछले जो वीडियोज हैं उस पिछले वीडियोज में मौलिक अधिकार के बारे में पूरी तरीक़ा से पढ़ लिए, यानी भाग 3 तक हम लोग पूरी तरीक़ा से पढ़ लिए थे। भाग 3 को कंप्लीट करने के बाद अब जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो भाग 4 के बारे में पढ़ने वाले थे। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आपको जहाँ तक अनुमान होगा या ज्ञात होगा, आप लोग को जो हम लोग पीछे याद करवाए थे भाग में आपको पता होगा कि 4 जो भाग है वो डीपीएसपी है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, राज्य का यहाँ पे जो मतलब है वो राज्य का यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है पूरे देश से। ठीक है, किससे बात कर रहा है, तो वो पूरा देश से। नीति का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, नीति का मतलब क्या होता है, नियम एक्ट कानून। और निर्देशक का मतलब होता है किसी को बताना, किसी को देना। ठीक है, किसी को किस तरीके से काम करना उसके बारे में। और तत्व आप समझते हैं क्या है, कि उसका पॉलिसियाँ हैं। तो देखिए, स्टेट जब बताए कि कौन काम कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, जैसे कब कर्तव्य स्टेट का क्या क्या है, तो जब ऐसा निर्देश जब मिले देश को तो उसको हम लोग कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व, है ना, कि क्या कर्तव्य है राज्य का हर देश के प्रति। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मेरा क्या अधिकार है, तो राज्य का क्या अधिकार है देश के प्रति कुछ करने का, कुछ नहीं करने का। उसके बाद फिर आएगा मेरा क्या कर्तव्य है। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य आएगा। तो हम लोग जो देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में देखिए, संविधान में जो इसका वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 36 से 51 तक में बताया गया। तो पहले ये बोले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहाँ तक आपको ज्ञात हो कि भारत का संविधान जो है कुछ ना कुछ, जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ छोड़िए, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी देश से लिया गया है। ये आपको पता है कि किसी न किसी देश से वो लिया गया है। तो यह किसी न किसी देश से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी किसी न किसी देश से लिया गया होगा। तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड जो है 1937 में अपना संविधान बनाकर रेडी किया था। ठीक है, आयरलैंड कब अपना संविधान रेडी किया था, तो 1937 में। अच्छा, आयरलैंड भी कहीं ना कहीं से अपने देश में लाया होगा इस नीति निर्देशक तत्व को। तो आयरलैंड जो है वह स्पेन से अपना यह नीति निर्देशक तत्व को लाया था। ठीक, यानी कि आयरलैंड लाया स्पेन से, और ठीक है, और आयरलैंड से लेकर के चलाए हम लोग। जैसे होता है ना कि दादा जो हुआ वो स्पेन हुआ, बाप जो हुआ वो आयरलैंड हुआ, और बेटा जो हुआ वो इंडिया, अगर ब्लड रिलेशनशिप में इस टाइप से देखा जाए। ठीक है, लेकिन इंडिया तो इंडिया है, सबका बाप है ना। तो अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो है आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट और निर्देशक तक, ये दोनों मिल करके संविधान का आत्मा और दर्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, आत्मा और दर्शन। आपको जहाँ तक पता हो कि मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार का जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट का, वो संविधान की आत्मा कहलाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको कहा है। अब दर्शन कहलाता है, या मतलब कि आपको पता है कि मूल अधिकार आपको अगर नहीं मिले तो कोई संविधान काम का नहीं है। और अगर राज्य अगर किसी चीज़ का दर्शन हमको ना करवावे उस मूल अधिकार को लेकर के, तो फिर पता है क्या कि राज्य का क्या काम है, क्या नहीं काम है, मूल अधिकार का कोई काम रह जाएगा नहीं। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, आत्मा एवं दर्शन। ठीक है, अब एक विद्वान है जिनका नाम है ग्रेनवेल ऑस्टिन। क्या नाम है उसको, ग्रेनवेल ऑस्टिन। इन्होंने निर्देशक तत्व को दो बात कहा है। ठीक है, मूल संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है, मूल, ये संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहते हैं, और संविधान की मूल आत्मा ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को कहते हैं, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो केटी साहब भी एक विद्वान, उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है। क्या है, चेक है। बैंक का आप चेक देखे होंगे, वह बैंक का चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। आपको यह आगे आर्टिकल में पता चलेगा कि इसको आखिर चेक क्यों कहा गया है, जो समय समय पर हमको पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, क्यों कहा गया है यह पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ बिना देरी किए हुए। देखिए आर्टिकल 36 से यह स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो आर्टिकल
51 तक। आपको पता होगा कि आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल होता है वो उसका परिभाषा ही बताता है। तो आर्टिकल 36 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है, किसको लेकर के, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के। उसके बाद जो है आर्टिकल 37 जो है यह बताता है निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में, कि इसका क्या महत्व है, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में। तो विशेषता हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह सभी व्यक्तियों को शिक्षा दे, भोजन दे, ये सभी चीज़ों के बारे में जो आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल समझिए एक तरीका से इसका महत्व ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आर्टिकल की तरफ। देखिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक ऐसा लोकतंत्र की स्थापना कर रहा था कि यहाँ के लोग सामाजिक रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें। ठीक है, ऐसे इसका स्थापना करना होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आर्टिकल 1 जो आर्टिकल इसमें जो पहला है आर्टिकल 38 वह कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी भारत का यह कर्तव्य है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, ना कि धर्म कल्याणकारी का स्थापना करे। किसका, लोगों का कल्याण हो ऐसे राज्य की स्थापना करे। उसके बाद आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ मिलेगा। आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, है ना, लोगों की वृद्धि के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ मिले। ठीक है, ऐसा व्यवस्था करे। उसके बाद 39 के क आता है। 39 के क में देखिए क्या कहता है कि सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उपयोग किया जाए कि अगर वह समान कार्य करता है, जैसे महिला और पुरुष का वेतन जो है समान रहे, इसी के तहत आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आता है आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 40। यह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको VVI करके रख लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन किसके तहत है, नीति निर्देशक तत्व के, तो आर्टिकल 40 के तहत है। ठीक है, स्थानीय निकाय का गठन आर्टिकल 40 के तहत है। उसके बाद आर्टिकल 41 में है, तो कहता क्या है कि कुछ दशकों में, यहाँ पे दशकों यहाँ पे नहीं होगा, है ना, कुछ दशकों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस, है ना, हम यहाँ पे सिचुएशन कह सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें काम का, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो काम होना चाहिए, दूसरा शिक्षा होना चाहिए और लोगों की सहायता का अधिकार मिले। ठीक है, यह कहता है आर्टिकल 41। उसके बाद जो 41 के बाद आता है 42, यह कहता है न्याय उचित, है ना, उचित न्याय मिले, मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व प्रस्तुति सहायता का अधिकार मिले। ठीक, उसके बाद हम लोग 41 अगर 43 में बढ़े तो 43 में देखिए क्या कहता है, कर्मचारियों के निर्वहन के लिए वेतन, है ना, कर्मचारियों को निर्वहन वेतन इत्यादि। उसके बाद आता है 43 के ए और 43 के बी। इसमें थोड़ा सा उसी से लगा हुआ है, कर्मचारी के उद्योग में जो रहते हैं फैक्ट्री वगैरह में, उनके कर्मचारियों से लेकर के उनका वेतन आदि निर्वाह के बारे में है। उसके बाद है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता क्या होगी, इसके लिए आप लोग पता होगा कि जो उद्योग होता है उसमें एक संघ होता है जिसे लीडर चुने जाते हैं, उस तरीक़ा से। उसके बाद आता है 43 के बी, यह कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, क्या है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, 43 के बी। उसके बाद देखिए आता है आर्टिकल 44, यही भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करते चलिएगा। ठीक है, यह कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। एक समान नागरिक संहिता किसके तहत होती है, तो आर्टिकल 44 के तहत होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाल पूर्व, आर्टिकल 45 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। कहता है बाल पूर्व देखभाल, बच्चा का जो जन्म लेने से पहले उसका देखभाल करना है, और अगर जन्म ले ले तो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है, सबको शिक्षा दिलवाएगा राज्य। यह ऐसा व्यवस्था करे कि बच्चों को जन्म से पूर्व भी देखभाल किया जाए उसकी माँ के गर्भ में ही, और जब वह जन्म ले ले तो उसके बाद उसका 6 साल से लेकर के, या हम जीरो से लेकर के 14 साल तक उसका निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, सब शिक्षा के अधिकार उसको दे, यह राज्य का कर्तव्य बनता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि SC ST, है ना, SC और ST पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता का लाभ सरकार दे। यह किसके तहत कहा जाता है, तो आर्टिकल 46 के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 47, यह कहता है पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यह कौन कहता है, तो आर्टिकल 47 कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 48, यह कहता है कृषि एवं पशुधन पालन। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि धन एवं पशुपालन। अब इसमें आता है जो क्लॉज होता है वह 48 की ए, देखिए कहता है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव और वनों की रक्षा। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण
का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्यजीव और वनों की रक्षा करना किसके तहत राज्य का कर्तव्य है? तो यह आता है आर्टिकल 48 के ए तहत। यह सिर्फ मानवों का ही कर्तव्य नहीं है, वह उसका रक्षा कैसे होगा, किस तरीका से होगा, उसकी शायद काम किसका करना है, तो वह राज्य का कर्तव्य बनता है। उसके बाद आता है 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ऐसा नहीं कि आदमी उसको तोड़ फोड़ करे, तो सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि उसका संरक्षण करे। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ करके वहाँ पे किसी और चीज़ का बना दे, है ना। जैसे बाबरी मस्जिद वगैरह का जब लड़ाई हो रहा था राम मंदिर का, तो वहाँ पे कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और राम मंदिर को उठाया जा रहा है, तो इसका हनन हो रहा है। तो ऐसा अब ये देखिए राजनीतिक दाव बन जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक दाव बन जाता है, इस पर हमें नहीं बोलना चाहिए, तो सही है, एक टीचर्स की तरह ही रहे। उसके बाद देखिए आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव या पृथककरण। यह एक बार IAS यानी UPSC में यह एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। UPSC के PT में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव या पृथककरण कौन सा अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो वह है आर्टिकल 50 के तहत। उसके बाद आता है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। यह हर राज्य का काम बनता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा दे और आंतरिक सुरक्षा दे, ठीक है। और इसी आर्टिकल के तहत भारत जो है UNO में शामिल हुआ था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे जो आता है कि आर्टिकल जो है, ठीक है, यह जो DPSP है इसको 3 आधार पर बांटा जाता है। एक होता है गांधीवादी विचारधारा, और दूसरा होता है समाजवादी विचारधारा, और तीसरा होता है उदारवादी विचारधारा। अब गांधीवादी विचारधारा में हम आर्टिकल पीछे आपको बता चुके हैं, आप आर्टिकल पीछे करके देख लीजिएगा। इसमें जो आता है आर्टिकल 14 आता है, 14 यानी 40 है, 43 के ए है, 46 है और 47 है। ये 4 जो आर्टिकल है वह गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल हैं, ठीक है। अब गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल क्यों है इसके बारे में हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अभी तो हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट में आपको सिर्फ अनुच्छेद को कंप्लीट करवा दिया जाए। उसके बाद आता है आर्टिकल समाजवादी में आता है 38, 39 के ए, 41 और 42, उसके बाद 43। यह जो आर्टिकल है वह समाजवादी आर्टिकल है। उसके बाद आता है उदारवादी 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ये क्या है, तो जो है उदारवादी टाइप के हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों मिलकर के संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। आत्मा और क्या कहलाता है, तो दर्शन कहलाता है। अब इन दोनों में हम कुछ अधिक जो है ना कॉमन छोटा छोटा चीज को हम अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर आखिर है गया। तो सबसे पहला अंतर इसमें देखिएगा कि यह जो है मौलिक अधिकार USA से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया, यह पहला अंतर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो भाग 3 में इसको रखा गया है मौलिक अधिकार को, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 में रखा गया है। यह नरसैंगिक अधिकार है और जन्म से मिल जाता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नरसैंगिक अधिकार नहीं है। यह राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील तथा वाद विवाद, यानी न्यायालय इसको चाहे तो अगर गलत है तो हटा भी सकता है, और आप न्यायालय से वाद विवाद कर सकते हैं। जैसा ना 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह चाहे राज्य तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। आप इसको लेकर के वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार ऐसा है जो राज्य की शक्ति को घटा देता है ना, देश की केंद्र सरकार की शक्ति को यह घटा देता है, तो इसको हम ऋणात्मक अधिकार कह सकते हैं। और यह ऐसा है जो राज्य के जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है, कोई नियम कानून बना सकता है वो, तो यह कैसा है, तो घनात्मक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे कहता है इसके पीछे कानूनी मान्यता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है। आप देखते हैं कि किसी चीज़ को लागू करना है नहीं करना है, अलग तरह के दल होते हैं, अलग अलग तरीके के बात बताते हैं। उसके बाद यह निलंबित हो सकता है, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है ना, अनुच्छेद 13 के तहत ही कर दिया जा सकता है, संविधान बनने से पहले, संविधान बनने के बाद, लेकिन इसको कोई निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। और देखिए मौलिक अधिकार है व्यक्ति की भलाई के लिए आता है, वह एक पर्सन को भलाई के लिए होता है ना, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पूरे समाज के नज़र में रख करके किसी भी नियम कानून को जो राज्य है उसको लागू करेगा। तो यह कुछ कॉमन जो है अंतर थे, है ना। अब उसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इससे आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर यह वीडियो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको और आगे मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।